गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट चैप्टर हमने सेल डिवीजन स्टार्ट किया था। बेसिकली आपको पता लगा जो इंटरफेज होता है वो 3 स्टेज में डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। हमने देखा जब भी सेल का डिवीजन होगा या सेल प्रिपेयर करेगी माने डिवीजन के लिए, तो पहले इंटरफेज से वो M फेज में जाएगी। अब M फेज में क्या होता है? M फेज में बेसिकली क्या होता है इस चीज को हम समझेंगे इसके थ्रू। तो एम फेज क्या होता है? एम फेज याद रखना मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, जहां पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। सेल फाइनली वहां पर डिवाइड होगी। और सेल डिवीजन से पहले क्या होगा, सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और अदर ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इन सब का डुप्लीकेशन होगा। ये सारे दोबारा रिफॉर्म होंगे क्योंकि सेल फाइनली जब ये सब बन जाएंगे तब सेल डिवाइड होती है। इसी को बोलते हैं एम फेज। पर इसकी प्रिपरेशन कहां पर होती है? इंटरफेज में। पर एक्चुअल में सेल डिवीजन कहां पे हो रहा है? एम फेज में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एम फेज। एम फेज, अभी जो एम फेज है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं माइटोटिक फेज यानी माइटोसिस फेज। ये माइटोटिक डिवीजन कहलाता है या माइटोसिस फेज कहलाता है। माइटोटिक डिवीजन इसे और डी लिखना यानी माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस भी बोलते हैं इसे। अब मैंने बताया ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। मतलब क्या है ये? मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही है ऑफ सेल साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड बताओ क्यों है बच्चों? बताओ। क्योंकि यहाँ पे इसी स्टेज में एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन इसी स्टेज में होता है। अब एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा तो यहाँ पर देखो, हमने इंटरफेज में पढ़ा था जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं सब क्या होते हैं? डुप्लीकेट होते हैं ना। तो बेसिकली तैयारी तो जो होती है इंटरफेज से शुरू हो जाती है। पर यदि मैं पूरी एम फेज की बात करूं, वो सारा हमें दिखने लग जाता है कब? एम फेज में। न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन, गोल्गी बॉडी का सब जो हो जाता है ये इंटरफेज में हो जाता है, पर एक्चुअल में हमें दिखाई देने लगता है कहां पर? एम फेज में। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसमें जितने भी जो वर्चुअली ऑल कंपोनेंट वर्चुअली रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जितने भी कंपोनेंट सेल के अंदर उन सबका क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन होगा ऑल कंपोनेंट का। जैसे कि हमने इंटरफेज में देखा, एस फेज में न्यूक्लियस का और बाकी G2 फेज में अदर ऑर्गेनेल का ना। फिर उसके बाद बाकी जो ऑर्गेनेल बच जाते हैं उन सब का डुप्लीकेशन होगा। तो इस फेज में होता है जितने भी ऑर्गेनेल वो सारे दोबारा ऑर्गेनाइज होंगे। तो एम फेज बेसिकली दो फेज में डिवाइड, एम फेज जो है ना वो दो इवेंट का बना है। जो माइटोसिस फेज है बेसिकली ये दो इवेंट का बना है। जो माइटोसिस फेज है बेसिकली हम जानते हैं ये 2 फेज का बना हुआ है। एक फेज आता है कैरियोकाइनेसिस, तो दूसरा फेज आता है साइटोकाइनेसिस। तो ये जो एम फेज है ये 2 इवेंट्स का बना हुआ है, 2 इवेंट का बना हुआ है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? देखो, कैरियोकाइनेसिस में नाम से कैरियो मतलब ये डिवीजन होगा यहाँ पे न्यूक्लियस का, डिवीजन होगा किसका? न्यूक्लियस का। और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होगा
ऑफ साइटोप्लाज्म का, यानी यहां पे डिवीजन हो रहा है किसका, साइटोप्लाज्म का। कैरियोकाइनेसिस जो है ये डज नो, ये जो डिवाइडेड है इनटू 4 स्टेज, बट ये डिवाइड नहीं है। क्रॉस का मतलब ये दो आगे 4 स्टेज में डिवाइड नहीं है, पर ये डिवाइड है। अब 4 स्टेज कौन सी होती है, ये होती है प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और ये जो एक स्टेज में नहीं हो रहा, ये डिवीजन ऑफ ये 4, इसको हमने डिवाइड किया है 4 स्टेज में, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज। बेसिकली हम जान चुके हैं कि इंटरफेज में डुप्लीकेशन होता है किसका, डीएनए का, और G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, अदर ऑर्गेनेल डबल हो जाते हैं। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पर होता है, आपको मालूम है होना चाहिए, ये कहां पर होता है, एस फेज में ना। इसी तरह अब ये जो एम फेज है, यहाँ पे बाकी जो कंपोनेंट है उन सबका डुप्लीकेशन होगा, जो बच गए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस एंड अदर कंपोनेंट, वो सारे क्या होंगे, डबल होंगे। तो इसी एम फेज को हमने 2 स्टेज में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसे डिवाइड किया है 4 स्टेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब देखो इसमें, यानी जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है वो इस स्टेज में हो रहा है ना, पर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है वो साइटोकाइनेसिस में हो रहा है। नाउ ये जो एम फेज है, एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। अब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस का मतलब सेल डिवीजन ना। पर माइटोसिस में क्या हो रहा है, जितनी भी जो कंपोनेंट जो डबल हो रहे हैं, जैसे कि एक पेरेंट सेल है ना, वो डिवाइड हो जाएगी डॉटर सेल में। ये एक्चुअल मीनिंग है, मतलब क्या है, एक पेरेंट सेल ये रही, दिस इज पेरेंट सेल। अब ये इसका न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम नंबर, ये 2 क्रोमोसोम बना दी मान लो। अब ये डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल में, ये डिवाइड हो गई पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में। अब देखो जी इसके अंदर आप, ये क्रोमोसोम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। मैं बता चुका हूं आपको माइटोसिस में क्या हो रहा है। माइटोसिस किस टाइप का डिवीजन है, एक पेरेंट सेल थी, देखो वो डिवाइड हो गई किसमें, 2 डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। अब देखो ये दोनों ही डॉटर सेल क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल किसके है, जैसे पेरेंट वैसे बच्चे, वैसे उनकी डॉटर। तो ये पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुई, और दोनों ही डॉटर सेल क्या है, आइडेंटिकल है टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी है, सेम टू सेम पूरी उसकी आइडेंटिकल कॉपी है। अब इसमें देखो क्रोमोसोम नंबर यहां पर कितने हैं, यहां पे 2 क्रोमोसोम है। अब देखो इस डॉटर सेल में भी 2, इस डॉटर सेल में भी 2 क्रोमोसोम, यानी जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स के पास है उतने ही क्रोमोसोम इसकी डॉटर सेल में। इसी को तो बोलते हैं माइटोसिस, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट में और डॉटर सेल में क्या है, वो सेम है। तो आप बोल सकते हो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, CS का मतलब क्या, क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल में, यानी प्रोजेनी वाली सेल में क्या है, वो आइडेंटिकल है, सेम है। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में थे उतने ही प्रोजेनी में। पर कैसे हुआ, पेरेंट के पास भी दो और उनकी दो डॉटर सेल बनी, उनके पास भी दो, ये कैसे हो सकता है कि पेरेंट की जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है उतने ही प्रोजेनी में सेम है? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन। यानी यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए कंटेंट है उसका क्या होगा, डुप्लीकेशन हुआ होगा। यानी यहाँ से इसकी कॉपी बनी होगी, इसकी एक कॉपी बनी होगी जो इसको मिली, से इसकी एक कॉपी बनी, यानी इसकी दो कॉपी बन गई। ये देखो, ये ऑलरेडी एक था, जैसे कि ये ऑलरेडी एक था तो इसने क्या किया, अपनी जैसी एक कॉपी बना ली, ये बना ली। ये दूसरा वाला देखो, ये ऑलरेडी एक था, इसने अपनी जैसी एक कॉपी और बना ली। तो एक ये और एक ये इसके अंदर आ गया सेम, ऐसे एक ये और एक इसके अंदर आ गया। तो ये हुआ कैसे, डुप्लीकेशन से। यानी इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कहता है जितने नंबर क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतने नंबर क्रोमोसोम सेल डॉटर सेल में। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं इसे, हम देते हैं दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसे हम, इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो माइटोसिस इज आल्सो नोन एज, यानी माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। पर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही प्रोजेनी को मिले। पर कैसे मिले, इन्होंने डुप्लीकेशन, कॉपी बनाई, इसने एक कॉपी और बनाई, इसने कॉपी और बनाई, चार हो गए, दो इसको मिल गए, दो इसको मिल गए। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, माइटोसिस। यानी ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला गया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल में क्या है, सेम है। नाउ अब ये माइटोसिस किस में होता है, ये माइटोसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, एनिमल हो या प्लांट, सभी के अंदर माइटोसिस होता है। पर बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, माइटोसिस की। तो माइटोसिस को हम सोमेटिक सेल डिवीजन कहते हैं। सोमेटिक सेल डिवीजन कहते हैं इन एनिमल्स। देखो, एनिमल्स में क्या होता है, अब एनिमल्स खासतौर उनकी सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल क्या होती है, सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी सेल, यानी बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है, और उसकी फ्लूइडी क्या होती है, 2n होती है, याद रखना। जैसे हम एनिमल्स हैं, हम सभी एनिमल्स की फ्लूइडी क्या है, 2n। 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। इसका मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, डबल, मतलब टू सेट, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे अंदर, हमारे अंदर ना जोड़ा है क्रोमोसोम का, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नहीं है, 23 पेयर्स, और 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम। तो जोड़ा है, इसलिए टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी हम क्या है, डिप्लॉइड। तो ये हमारी सोमेटिक सेल, यानी डिप्लॉइड सेल में, बॉडी सेल्स में होता है। और किस लिए होता है, फॉर ग्रोथ के लिए। यदि हमें ग्रो करना है, हमारी बॉडी को ग्रो करना है अपनी, मैंने बताया था हमारे हर 24 आवर्स में हमारी सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती रहती है, ग्रो डिवाइड करती रहती है हर 24 आवर्स। तो ग्रो करने के लिए, यानी बहुत सारी सेल बनती रहती है, तो ये रिपेयर करने के लिए और मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। क्योंकि हर कई सेल हमारी डेड भी हो जाती है, फिर उसे रिपेयर भी करना होता है, तो इसलिए हमें माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल में होता है, ऐसे बॉडी सेल्स में होता है। बट यदि मैं बोलूं, ये क्या है, एक्सेप्शन है यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। एन का मतलब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि हैप्लॉइड में मेल हनी बी, मेल
जो हनी बी है उसे ड्रोन बोलते हैं, आपको मालूम होगा, मेल हनी बी को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन। अब ये जो ड्रोन है इसके अंदर जो ग्रोथ है वो कैसे होगा? वो भी माइटोसिस द्वारा होगा। ग्रोथ जो होगा माइटोसिस द्वारा होगा। और गोनेडल, जो गोनेडल सेल द्वारा, गोनेडल सेल में भी डिफरेंशिएशन यानी गैमेट प्रोड्यूस करना भी इसके थ्रू होगा। तो देखो एनिमल्स में दोनों सेल में हो रहा है, डिप्लॉइड सेल मतलब सोमेटिक सेल में भी हो रहा है, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी मेल हनी भी उसकी हैप्लॉइड सेल में भी हो रहा है। यदि ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तो इसकी हैप्लॉइड सेल में भी होगा। तो इसमें माइटोसिस ग्रो करने के लिए भी, और गोनेडल सेल मतलब जो सेल रिप्रोड्यूस करती है, जो जो सेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। गैमेट मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवम। जैसे मेल है ना, ये मेल हनी भी स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, तो किसके थ्रू प्रोड्यूस करेगा? माइटोसिस के थ्रू। क्योंकि ये हैप्लॉइड है, इसके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और हमारी जो जितनी भी पार्ट्स हम क्या डिप्लॉइड है, तो हमारे अंदर सोमेटिक सेल के अंदर होगा। तो एनिमल्स के अंदर सोमेटिक सेल में होता है, पर एक्सेप्शन है यहाँ पे मेल हनी भी, जिसके अंदर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता है। सही है। अब प्लांट की बात करते हैं। इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर दोनों में, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी, यानी अब हैप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं? लॉयर प्लांट्स, एल्गी, लॉयर प्लांट्स, और डिप्लॉइड होते हैं हायर प्लांट्स। उन दोनों के अंदर होगा, यानी ये दोनों के अंदर होता है। जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, उनके अंदर क्या होता है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी एक क्रोमोसोम होगा, एक सेट। और जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। यानी जैसे हैप्लॉइड प्लांट्स है तो इनके अंदर क्रोमोसोम ऐसा होगा, वन सेट, वन सेट, वन सेट। इनके अंदर टू सेट होगा इस तरह। ये क्रोमोसोम टू सेट, टू सेट की क्रोमोसोम टू सेट हो गया। तो ये टू सेट हो गया, इसे डिप्लॉइड बोलते हैं, और इसे वन सेट बोलते हैं। तो इनकी दोनों के अंदर होगा, लोअर और प्लांट के अंदर भी, हायर प्लांट के अंदर। पर कैसे होगा? फॉर वही ग्रोथ के लिए, ग्रोथ, रिपेयर एंड मल्टीप्लीकेशन। पर आपको याद रखना है ये प्लांट के अंदर किसके अंदर होगा? ग्रोथ पार्ट कौन से होते हैं? सबसे जो प्लांट का फास्ट ग्रो पार्ट करता है, आपको मालूम है ना, प्लांट का जो रूट और स्टेम बहुत फास्ट ग्रो करता है। हर प्लांट के अंदर स्टेम ग्रो हो गया, रूट ग्रो होगा, ऊपर से स्टेम जाएगा, नीचे रूट। तो स्टेम में, रूट में कौन सी सेल होती है? मेरिस्टेम। लीफ ग्रो करने के लिए लीफ के अंदर होगा, फ्रूट के अंदर होगा, और भी पार्ट होते हैं, मैं एक्सेट्रा लिख रहा हूँ, लीफ, फ्रूट, सीड भी आएगा। तो इन सब के अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा ना। तो दोनों लोअर प्लांट की लीफ में, लोअर प्लांट की लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, रूट लाइक स्ट्रक्चर में, और हायर प्लांट की लीफ में, रूट में, और दोनों की मेरिस्टेम सेल में होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं ये पार्ट। तो ये दोनों के अंदर होता है प्लांट के अंदर, पर एनिमल के अंदर मोस्टली डिप्लॉइड में होता है, पर एक्सेप्शन है मेल हनी भी जो डिप्लॉइड में होता है। अब माइटोसिस के अंदर जो डिवीजन होता है ना, जैसे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, वो क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं होती। इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस है कि हमें दिख ही नहीं पाता ये चारों स्टेज, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो माइटोसिस में, जो माइटोसिस बेसिकली हम जानते हैं दो मेजर इवेंट का बना है। ये जो माइटोसिस है ये टू मेजर इवेंट का बना है। अब दो मेजर इवेंट कौन सी होती है? एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। मैंने बता चुका हूं अभी। ये दोनों इवेंट जो होती है, ये ना हमें क्लियरली, ये जो दोनों इवेंट्स हैं या दो इवेंट्स या स्टेजेस आर नॉट क्लियरली ड्रॉन। ये क्लियरली ड्रॉन एंड सीन, क्लियरली नहीं दिखती हमें ये इवेंट।
क्या होता है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जो होता है इतना फास्ट चलता है विदाउट पोज, बिना पोज के चलता रहता है और बहुत ही ज्यादा ये जो प्रोसेस है प्रोग्रेसिव है। देखो प्रोग्रेसिव मतलब क्या, ये जो दोनों इवेंट है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस इस तरह हो रही है ना कि इनके अंदर कोई भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, एक से जैसे प्रोफेज खत्म हुआ फिर मेटाफेज फिर एनाफेज फिर टीलोफेज, कोई पोज नहीं है, लगातार चलता जा रहा है। देन साइटोकाइनेसिस, तो दोनों इवेंट के बीच में क्लियरली लाइन ड्रॉ नहीं होती है, ये दोनों इवेंट क्लियरली नहीं दिखती है, ये फास्ट इतनी चलती है, इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है कि पोज भी नहीं होता इनके बीच में। पहले ये तो हो गया। अब माइटोसिस की हम दो इवेंट कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करेंगे। कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्वेश्चन मेरा ये है, मान लो आप यू स्टडी ऑनियन रूट, आप ऑनियन रूट की सबसे बेटर माना जाता है, याद रखना माइटोसिस के लिए स्टडी करने के लिए ऑनियन टिप रूट, ऑनियन रूट जो ऑनियन रूट होता है ना, जैसे ऑनियन रूट है तो उसकी ये टिप, दिस टिप आप देख सकते हो, बेसिकली मैं बना रहा हूं यहाँ पे ड्रॉ करके, ये हो गया ऑनियन, दिस इज ऑनियन, और इस ऑनियन की ये रूट और ये इसकी टिप, दिस इज रूट टिप। अब इस रूट टिप में यदि आपको स्टडी करते हो, क्वेश्चन है स्टडी कर रहे हो, क्रोमोसोम नंबर जो है इसकी 16 है, कितने 16 है, पर आफ्टर G1 फेज, S फेज और G2 फेज और M फेज, इन तीनों स्टेज के आने के बाद, यानी G1 के बाद S1 के S के बाद G2 के बाद M फेज आने के बाद क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, फर्स्ट 16, सेकंड 32, थर्ड 8, फोर्थ 48। अब आपको क्वेश्चन ये है कि ऑनियन रूट टिप की स्टडी कर रहे हो, क्रोमोसोम नंबर जो थे कितने थे इसमें 16 थे, तो G1 आफ्टर G1 और S और G2 और M फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर कितने बचेंगे, कितने रहेंगे, रिमेन्स कितने होंगे, आपको ये बताना है, सही है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। नाउ अब आते हैं हम कैरियोकाइनेसिस से, स्टार्ट करते हैं। कैरियोकाइनेसिस, चलो कैरियोकाइनेसिस दो वर्ड से बना है, कैरियो एक हो गया वर्ड कैरियो, दूसरा वर्ड हो गया काइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अब देखो कैरियो तो मतलब क्या होता है, जहां भी कैरियो वर्ड आ जाए तो समझ जाना कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का मूवमेंट मतलब क्या, न्यूक्लियस का मूवमेंट और डिवीजन, न्यूक्लियस का मूवमेंट होगा, डिवीजन होगा, तो इसे हम बोलेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस आगे वो डिवाइड है 4 स्टेज में। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, एक डॉटर न्यूक्लियस होगी, वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी। तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो डिवाइड है, इसमें हमें बताया जैसे कि ये सेल का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये डिवाइड हो जाएगा किसमें, 2 न्यूक्लियस में, इसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। मतलब क्या हुआ, जो पेरेंट न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया 2 डॉटर
न्यूक्लियाई में। इसे हम क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। यानी एक पैरेंट न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस जो है 4 स्टेज में डिवाइड है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस आगे वो 4 स्टेज में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होगा? बेसिकली मैं बता चुका हूं आपको। प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में इंटरफेज में इतना पता है कि हमें पहले क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर मिल जाते हैं, पर प्रोफेज में क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं? कॉन्डेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। उसके क्रोमेटिन मटेरियल जो डीएनए होते हैं ना, वो आपस में उलझ जाते हैं। और उसके बाद जो होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियोलस होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। पर कंप्लीट डिसअपियरेंस कहाँ पे होता है? मेटाफेज में। अब कंप्लीट जो क्रोमोसोम है बेसिकली वो क्या हो जाएगा? डिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद जब क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हो रही इवेंट, अब जो क्रोमोसोम बना था ना वो एनाफेज में, वो डिवाइड हो जाएगा किसमें? डॉटर क्रोमोसोम में, और मूव कर जाएगा टूवर्ड्स अपोजिट पोल में ना। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल था वो दोबारा रिकंडेंस हो जाएगा। और क्या होगा? देन टीलोफेज में हमें 2 डायाड मिल जाएंगे। फाइनली साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल मिल जाएगी। क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उन सबकी कॉपी बन गई। इस टीलोफेज में दोबारा गोल्गी बॉडी, ईआर और ये सब रीफॉर्म हो जाएंगे। तो एक बार ध्यान से देखो, पहले प्रोफेज में क्या हो रहा है, मैं आपको जस्ट जनरली समझा रहा हूँ। प्रोफेज में हमने इतना देखा है शुरू से, जो इंटरफेज स्टेज है उसमें क्या प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की। और सेल डिवीजन मतलब क्या है? एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। तो एक सेल के अंदर आपको मालूम है क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और प्लस में साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और सेंट्रियोल, ये सब होते हैं। तो यदि कोई सेल डिवाइड करेगी तो ये सब का भी डबल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा? स्टेज इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या होता है? आरएनए बनना शुरू हो जाता है, एनर्जी बनना शुरू हो जाती है, एटीपी ना, ये शुरू हो जाती है G1 फेज में। और प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है क्योंकि इससे एनर्जी मिले। फिर एस फेज में डीएनए कंटेंट नॉट क्रोमोसोम, डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। डीएनए कंटेंट पर क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, इस तरह मैंने बताया था, इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा इस तरह, आप देख सकते हो ये डुप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस फेज में ये होता है। G2 फेज में स्पिंडल प्रोटीन यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म होते हैं, किसमें? G2 फेज में। उसके बाद जो M फेज होता है वो डिवाइडेड 2 स्टेज में, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया है, डीएनए डुप्लीकेट हो गया है, पर जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो इन 4 स्टेज में होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो फाइनली उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन होगा। पर यानी जितने भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वो सब G2 फेज में क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन चारों स्टेज में किस तरह न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैसे होता है, ये हम इसमें देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ प्रोफेज में क्या होगा। बेसिकली न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन, न्यूक्लियस को डबल हो करना है ना, तो प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आएगा, मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस आएगा, एनाफेज में, ये सारी जो चेंजेस है हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम होता है उसके रिगार्डिंग होती है ना। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना इनफ है।